Hello everyone and welcome back to my channel Economics with Divya. In today's lecture we are going to begin with part 2 of chapter 3, that is consumers equilibrium. In the last lecture we have already finished part 1 of chapter 3. So if you guys have still not watched the video, the link for the same would be there in the description box. Go ahead and watch the video now. And in today's lecture we are going to begin with part 2 of chapter 3, that is consumer equilibrium. So लेट्स नाउ अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अभी तक अपन ने सिर्फ ये पढ़ा है कि हर एक सक्सेसिव यूनिट के कंजम्पशन के साथ एमयू डिक्लाइन करता है. ओके, लेकिन ऐसा क्यों होता है? सो लेट्स नाउ लुक इनटू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एमयू क्यों डिक्लाइन करता है. Intensity of desire of a commodity tends to decrease as more and more standard units of commodity are consumed at any point of time. Intensity of desire means किसी भी चीज को पाने की इच्छा, किसी भी चीज को पाने की चाह. ओके, तो जब भी अपन कोई कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हर एक सक्सेसिव यूनिट के कंजम्पशन के साथ उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है? डिमिनिश होता जाता है. अगर मैं एक कप चाय पीऊंगी तो मेरे को उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा. अगर मैं दूसरा कप चाय पीऊंगी मेरे को थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. अगर मैं तीसरा कप चाय पीऊंगी मेरे को थोड़ा और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. और जब मैं चौथा कप चाय पीऊंगी तो शायद मेरे को जीरो सेटिस्फेक्शन मिले. ओके, बट द थिंग वी शुड कीप इन माइंड ओवर हियर इज दैट द कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूअस. जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसका कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए. जो मैं चाय पी रही हूँ वो मेरे को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पीनी है. इट डजंट मीन कि मैंने एक चाय आज पी और एक चाय मैं कल शाम को पीऊंगी. अगर वो सिचुएशन है, अगर कुछ भी टाइम गैप आएगा तो वो कमोडिटी आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देगी. लेकिन जब आप किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करोगे एक के बाद एक, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होता जाएगा. Okay, it is in accordance with law that mu is shown as diminishing. It is important to note that when mu diminishes, tu tends to increase only at diminishing rate. जब mu decrease होता है तो tu increase होता है, लेकिन सिर्फ एक decreasing rate पे. Okay, increase तो वो होगा क्योंकि tu is addition in mu, so tu increase होगा लेकिन एक diminishing rate पे. लास्ट लेक्चर में अपन ने इसके बारे में पढ़ा है. पहले tu अपना 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा. इसका मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे. ओके, सो tu tends to increase only at a diminishing rate because mu implies addition to tu. mu का मतलब क्या होता है कि जो आप tu के अंदर ऐड कर रहे हो. So basically tu is summation of mu. So if mu declines, addition to tu also declines. So in this situation अगर mu decline कर रहा है, अगर mu कम हो रहा है, तो जो tu के अंदर अपन यूनिट्स ऐड कर रहे हैं वो भी क्या हो रही है? कम हो रही है. इट मीन्स के tu में पहले जब अपन ने ऐड करा तो अपन ने 8 ऐड करा. ओके, फिर 28 plus 6 that would be 34. 34 plus 4 that would be 38. 38 plus 2 that would be 40. अब क्योंकि mu डिक्लाइन कर रहा है, इसका मतलब कि जो यूनिट्स अपन tu में सक्सेसिवली ऐड कर रहे हैं वो भी कम होती जा रही है. So addition to tu also declines, and accordingly diminishing mu implies that tu increases only at diminishing rate. So diminishing mu means कि tu increase होगा लेकिन सिर्फ एक decreasing rate पर. Okay, going next. Let's now look into two basic assumptions of law of diminishing marginal utility. Okay, so the first assumption over here is only standard units of commodity are consumed. जो भी अपन commodity consume कर रहे हैं उसकी unit standard होनी चाहिए. It means you have to consume a cup of tea and not a spoon of tea. आपको एक पूरा apple consume करना पड़ेगा, एक apple की slice नहीं. ओके, सेकेंड, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी मस्ट बी कंटिन्यूअस. जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक चीज आज कंज्यूम करी और उसके बाद आप कल कंज्यूम कर रहे हो. उसका कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक, विदाउट एनी टाइम गैप आपको उस कमोडिटी को कंज्यूम करना है. अगर ये दो अजम्पशंस ट्रू है तो ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करता है. गोइंग नेक्स्ट,
Concept of consumer's equilibrium. Consumer's equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make changes in his existing expenditure. Consumer equilibrium का मतलब एक ऐसी situation जहाँ पे consumer को अपनी income को spend करके maximum satisfaction मिलता है और उसके मन में कोई इच्छा नहीं है कि वो अपने existing expenditure में कुछ भी changes लाए. क्यों? क्योंकि वो already state of maximum satisfaction के अंदर है. अभी वो जिस तरह से अपने इनकम को स्पेंड कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ओके, सो उस सिचुएशन को अपन कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. नाउ देयर आर फ्यू assumptions relating to consumers income. First assumption over here is rational consumer. A consumer is always taken to be rational. It means a consumer always wants to maximize his satisfaction. ओके, हर एक कंज्यूमर अपने इनकम को इस तरह से स्पेंड करना चाहता है कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके. सेकेंडली, कार्डिनल यूटिलिटी. सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड. इन कार्डिनल नंबर्स. ओके, इट मीन्स कि आप आपके सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हो, लाइक 1, 2, 3, 4. फोर्थ, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. जो भी कमोडिटी अपन कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो अपन को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो डिपेंड करेगा कि अपन उस कमोडिटी को कितना कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, सो किसी भी और कमोडिटी के कंजम्पशन के ऊपर किसी दूसरे कमोडिटी की यूटिलिटी डिपेंड नहीं करेगी. हर एक कमोडिटी की इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है जो कि डिपेंड करती है कि आप कितना कंटिन्यूअस उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो. ओके, एंड द फोर्थ वन ओवर हियर इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. यहाँ पे अपन ऐसा मानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अपन कांस्टेंट मानते हैं. क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे MUM को एज अ मेजरिंग टूल लेते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को अपन एक मेजरिंग टूल कंसिडर करते हैं. उससे अपन किसी और चीज की यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. इसलिए अपन मानते हैं कि यहाँ पे जो MUM होगा वो यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट होगा ताकि अपन इजीली मेजर कर सके और कंपेयर कर सके किसी और कमोडिटी की यूटिलिटी को. गोइंग नेक्स्ट, marginal utility analysis and consumers equilibrium. It addresses the basic question of how much of a commodity a consumer buys so that he maximizes his satisfaction and attains the point of equilibrium. ये एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन को एड्रेस करता है कि किसी भी कंज्यूमर को किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए ताकि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके और वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव कर सके. और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास दो सिचुएशन है. सबसे पहले सिचुएशन है व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड एंड सेकेंडली व्हेन 2 and more कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड. पहली सिचुएशन में अपन सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरी सिचुएशन में अपन 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट सिचुएशन. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस. जब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे हिट करेगा. So it basically depends on three things. First one is price of commodity, second one is marginal utility of commodity, and third one is marginal utility of money. Okay, so what does marginal utility of money means? Marginal utility of money refers to worth of rupees to a consumer. जब उसने किसी कमोडिटी को परचेस करने के लिए कोई प्राइस पे करा है तो क्या उसको उस कमोडिटी से इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि उसको लग रहा है कि उसने जो पैसा दिया है वो वर्थ है. ओके, जब भी अपन किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करने चाहते हैं तो अपन सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखते हैं कि इट इज नॉट वर्थ द प्राइस और इट इज वर्थ द प्राइस. ओके, व्हाट डज दिस मीन कि जो आपने प्राइस पे करा है आपको उससे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है. मतलब जो आपने प्राइस पे करा है उसके हिसाब से आपको उससे कम सेटिस्फैक्शन मिला है, या जो आपने प्राइस पे करा है उसके हिसाब से आपको उससे अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला है. कभी अपन को क्या लगता है कि जो अपन ने प्राइस पे करा है उसके हिसाब से सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी, जो अपन ने प्राइस पे करा है उसके हिसाब से क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी. ओके, तो अपन हमेशा क्या बोलते हैं कि इट इज नॉट वर्थ द प्राइस और इट इज वर्थ द प्राइस. सो सेम थिंग इज मार्जिनल यूटिलिटी
ऑफ मनी। इट मीन्स कि कंज्यूमर उस चीज को खरीदने के बाद क्या उससे सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करता है। अ कंज्यूमर डिफाइंस इट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी दैट ही डिराइव्स और दैट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स दैट ही कैन बाय विद अ रुपी। तो कंज्यूमर इसको किस तरह से डिफाइन करता है, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन, जो वो डिराइव करता है या जो वो एक्सपेक्ट करता है जब वो एक स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स को परचेस करता है एक रुपी से। एक रुपी से वो क्या स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स को परचेस करता है, उससे उसको क्या सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड है या वो क्या सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा है, उसी से कंज्यूमर डिफाइन करता है मार्जिनल यूटिलिटी of money. Okay, going next. Let's now understand this through an example. Let the marginal utility of money for consumer is equals to 2 utils. So MUM is equals to 2 utils. It means कि जो satisfaction वो expect कर रहा है जब वो 1 रुपए खर्च कर रहा है वो किसके बराबर है, 2 utils. And let X be the commodity he wants to buy and price of the commodity is equals to rupees 4 per unit. This is the price of the commodity. Now look at the table over here. The units of commodity X is given, MUX in utils is given and MU in terms of rupees. Okay, so how are we going to calculate this? There's a simple formula. MUX divided by PX is equals to MUM. Okay, तो एक कमोडिटी को परचेस करने के लिए जब कोई कंज्यूमर पैसे दे रहा है तो जब उसको उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है तब तक वो उस कमोडिटी को परचेस करेगा। अगर उसको उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो उस सिचुएशन में भी उस कमोडिटी को परचेस करेगा, लेकिन जब उसको उसकी एक्सपेक्टेशन सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा उसके बाद उस कमोडिटी को वो परचेस करना बंद कर देगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे अपने पास MUX है 20, प्राइस ऑफ कमोडिटी है अपने पास 4 और MUM है अपने पास 2 यूटिल्स। सो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट? 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2, 5 एंड 2. सो इज 5 ग्रेटर देन 2? सो यस, 5 इज ग्रेटर देन 2. सो इस सिचुएशन में जो सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है वो है 2, लेकिन उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो है 5. तो इस सिचुएशन में वो उस कमोडिटी को परचेस करेगा. सेकेंड सिचुएशन व्हेन इट्स 18 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2. सो हियर इट वुड बी 4.5. So in this situation 4.5 is also greater than 2. इस सिचुएशन में भी कंज्यूमर उस कमोडिटी को परचेस करेगा क्योंकि जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उसके एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से ज्यादा है. नेक्स्ट, व्हेन इट इज 16 okay, so when it is 16 divided by 4 is equals to 2. So here it would be 4 and 2. So 4 is also greater than 2. In the next situation 8 divided by 4 is equals to 2. So in this situation the satisfaction which he was expecting was also 2 and the satisfaction which he is getting, okay, that is also 2. So in this situation is known as point of equilibrium और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. जो सेटिस्फैक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको उस कमोडिटी कंजम्पशन से मिल रहा है. अब इसके आगे जो सिचुएशन है यहाँ पर है 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2, दैट वुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, 0 लेस है 2 से. यहाँ पर -5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2, दैट वुड बी इक्वल टू -1.25, that is also less than 2. So in this situations वो उस कमोडिटी को कंज्यूम करना बंद कर दिया क्योंकि उसको जो अब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है. ओके, लेट्स फिल दिस टेबल ओवर हियर. हियर इट वाज 5, 4.5, 4, 2, 0 एंड -1.25. तो इस सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे हिट करेगा? जहाँ पे MUM is equals to MUX divide by PX. ओके, तो इस सिचुएशन पे जब वो 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी परचेस कर रहा था उस सिचुएशन में उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम.
और उसके बाद वो उस कमोडिटी को परचेस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला गया। ओके, लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस। Okay, so this is x-axis, this is y-axis. Here we are denoting units of commodity x. Okay, and here it would be marginal utility and price. So price given over here is 4, that is constant, and this would be the graph of MUX because MUX is declining in nature, इसलिए इसका ग्राफ भी कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जिस पॉइंट पे MUX would be equal to MUM, ओके, यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है MUX would be equal to MUM, so this is point of consumers equilibrium। उसके बाद ये जो स्पेस है जहां पे कंज्यूमर को अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, उस सिचुएशन को अपन कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है कंज्यूमर ओवर सेटिस्फैक्शन में। ओके, गोइंग नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड। MUX is a downward sloping curve showing that MUX declines as the consumption of X increases। MUX क्या है, एक downward sloping curve है। As per the diagram जो अपन ने देखा था, यहाँ पे अपने पास यूनिट्स ऑफ कमोडिटी थी, यहाँ पे अपन ने MUX और PX डिपिक्ट कर रखा था, और यहाँ पर एक लाइन थी प्राइस की। ओके, दैट वाज एट ₹4। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था MUX, और ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दैट वाज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। Now MUX is a downward sloping curve showing that MUX declines as the consumption of X increases। MUX क्या था, एक downward sloping curve which means marginal utility क्या होगी, decline होगी जैसे जैसे consumption किसी commodity का increase होगा। This is in accordance with law of diminishing marginal utility। ऐसा क्यों होता है, because of law of diminishing marginal utility, कि जैसे आप units consume करते जाते हो तो हर एक successive unit के consumption के साथ आपको amount of satisfaction कम मिलता जाता है। So PX indicates market price of commodity X and it is fixed for the consumer and is taken to be equal to ₹4। PX that is equal to ₹4 and each point on MUX curve shows that MUX in terms of money। जितने भी points यहाँ पे MUX curve पर हैं, it shows MUX in terms of money। Okay, and equilibrium is struck at point C where when the price he is willing to pay is exactly equal to the price he actually pays। Equilibrium कौन से point पे जाएगा, it would be here at point C, let it mark as point C, जहाँ पे जो वो price pay कर रहा है वो exactly equal है जो वो price willing है pay करने के लिए। okay, तो जो वो इच्छा से pay कर रहा है और जो वो actually pay कर रहा है वो दोनों price क्या है, same है, और उसी point पे equilibrium है, that is at point C। okay, going next, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज केस और सेवरल कमोडिटीज। अभी तक जो अपन ने देखा था वो सिंगल कमोडिटी केस था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब हिट करता है, जब वो सिर्फ एक कमोडिटी परचेस करता है या जब वो सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम करता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज और सेवरल कमोडिटीज केस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब हिट करेगा, जब वो दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज एक साथ परचेस कर रहा है। So consider a situation when a consumer is buying commodities X and Y with his given income। अपन ऐसा मानते हैं कि कंज्यूमर दोनों कमोडिटीज, कमोडिटी X और कमोडिटी Y दोनों परचेस कर रहा है अपनी गिवन इनकम के साथ। So how will he strike his equilibrium in case of any one commodity? तो उस सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम कैसे हिट करेगा। Say commodity X, a consumer strikes his equilibrium। Now let's take individual commodities। अगर कंज्यूमर सिर्फ कमोडिटी X परचेस करेगा तो वो इक्विलिब्रियम कब हिट करेगा, when MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल्स टू MUM। और अगर कंज्यूमर सिर्फ कमोडिटी Y परचेस कर रहा था, उस सिचुएशन में कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हिट करेगा, MUY डिवाइड बाय PY इज इक्वल्स टू MUM।
ओके, नाउ लेट्स कंबाइन दीज टू इक्वेशंस। तो जब कंज्यूमर अपने गिवन इनकम के अंदर दोनों कमोडिटीज परचेस करेगा, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हिट करेगा जब mu x डिवाइड बाय पी एक्स इज इक्वल्स टू mu y डिवाइड बाय पी वाई इज इक्वल्स टू mu m। तो जब ये दोनों ही mu m के इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हिट करेगा जब वो दो या दो सारा कमोडिटीज परचेस करता है अपनी गिवन इनकम में। Okay, so if we now try to simplify the equation, mu x by px इक्वल होना चाहिए mu m के, और mu y by py इक्वल होना चाहिए mu m के। ओके, दोनों ही सिचुएशंस में अपने पास mu m कॉमन है। तो अगर mu x by px इक्वल होना चाहिए mu m के और mu y by py इक्वल होना चाहिए mu m के, so we can say that mu x by px भी इक्वल होना चाहिए mu y by py के। ओके, सो कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तब हिट करेगा जब दोनों कमोडिटीज का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो क्या होगा, सेम। सो mu शुड फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की फॉल होनी चाहिए जब भी उस कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो mu ऑफ अ कमोडिटी मस्ट फॉल एज मोर ऑफ इट इज कंज्यूम्ड। इफ mu डज नॉट फॉल, क्या होगा अगर mu फॉल नहीं होगा हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के साथ, तो उस सिचुएशन में हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के साथ कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो इंक्रीज होता जाएगा, और उस सिचुएशन में कंज्यूमर उस गुड के कंजम्पशन को बढ़ाने की बजाय, कम करने की बजाय बढ़ाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हर एक एडिशनल यूनिट के साथ उसको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको और ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है उस गुड के कंजम्पशन से। तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर उस गुड के कंजम्पशन को कम करने की जगह बढ़ाता जाएगा। ओके, और वो एक रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं बनेगी, और इस तरह से कभी भी कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एट लास्ट फिर वो सिर्फ एक ही गुड खरीद पाएगा। ओके, अ कंज्यूमर हिट्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर एक सिचुएशन में इक्विलिब्रियम हिट करता है जब दोनों कमोडिटीज का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो क्या हो जाता है, सेम, और जब mu डिक्लाइन करता है। जब ये दोनों सिचुएशंस फुलफिल होगी, जब दोनों कमोडिटीज का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो सेम हो जाएगा, और जब mu डिक्लाइन करेगा, इस सिचुएशन में कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम हिट करेगा इन टू कमोडिटी केस। Okay, going next. Now let's look at the graph and the table over here. ओके, यहाँ पे अपने पास यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज दे रखी है, यहाँ पे अपने पास mu x है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, और यहाँ पे अपने पास mu y है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यहाँ पे अपन दो अजम्पशंस मान के चल रहे हैं। सबसे पहला कि प्राइस ऑफ कमोडिटी x और प्राइस ऑफ कमोडिटी y सेम है, दैट इज इक्वल टू ₹1, एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ₹5। इनकम ऑफ कंज्यूमर अपन को दे रखी है ₹5। ओके, जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो है mu x by px शुड बी इक्वल टू mu y बाय पी वाई। अब क्योंकि यहाँ पे अपने पास दोनों कमोडिटीज की जो प्राइस है वो 1 है, इसका मतलब दोनों जगह पे यहाँ पे 1 आएगा। सो इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तब हिट करेगा जब mu x इक्वल होगा mu y के। ओके, सो इस सिचुएशन में कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तब स्ट्राइक करेगा जब mu x, इसका मतलब कि जो यूटिलिटी उसको गुड x के एडिशनल कंजम्पशन से मिल रही है वो इक्वल होगी जो यूटिलिटी उसको गुड y के कंजम्पशन से मिल रही है उससे। उस पॉइंट पे कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम हिट करेगा। ओके, यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे mu x इक्वल है mu y के? सबसे पहला यहाँ पे दोनों जगह पर 8, देन 6 एंड देन 4। नाउ लेट्स लुक इनटू डिफरेंट सिचुएशंस ओवर हियर। The first situation over here is जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स ऑफ गुड x कंज्यूम कर रहा है और 2 यूनिट्स ऑफ गुड y कंज्यूम कर रहा है। ओके, 3 into 1 plus 2 into 1 that would be equal to 5। सिचुएशन 2 है जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स ऑफ गुड, जब कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ गुड x कंज्यूम कर रहा है और 3 यूनिट्स ऑफ गुड y कंज्यूम कर रहा है। ओके, सो 4 into 1 plus 3 into 1 that would be equal to 7। एंड सिचुएशन 3 है जब कंज्यूमर 5 यूनिट्स ऑफ गुड x कंज्यूम कर रहा है और 4 यूनिट्स ऑफ गुड y कंज्यूम कर रहा है। सो 5 into 1 plus 4 into 1 that would be equal to ₹9। ओके,
सो इन तीनों सिचुएशंस में से दोनों सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहा है वो उसकी इनकम से ज्यादा है, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कंज्यूमर अपने इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर कभी भी नहीं कर सकता है। ओके, सो इस सिचुएशन पे, दैट इज सिचुएशन 1, जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है और 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहा है, उस सिचुएशन पे mu x इक्वल है mu y के। सबसे पहले सिचुएशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि mu x इक्वल है mu y के। सेकेंड सिचुएशन के कंज्यूमर अपने इनकम से ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहा और ना ही कंज्यूमर अपने इनकम में से कुछ बचा रहा है, कंज्यूमर अपने इनकम को पूरा यूज कर रहा है। ओके, सेकेंड सिचुएशन ये हो गई। और थर्ड सिचुएशन के यहाँ पर दोनों सिचुएशंस में mu डिक्लाइनिंग है। ओके, सो तीन सिचुएशन, सबसे पहले के mu x और mu y इक्वल होना चाहिए, वो फुलफिल हो गई। सेकंड के कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम यूज कर रहा है, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। और थर्ड सिचुएशन है कि दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे mu x डिक्लाइनिंग इन नेचर है। ओके, सो कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तब हिट करेगा जब वो 3 यूनिट्स ऑफ गुड x और 2 यूनिट्स ऑफ गुड y कंज्यूम करेगा। नाउ लुक एट दिस डायग्राम ओवर हियर। ये जो डायग्राम है ये स्टेबल से रिलेटेड नहीं है, जस्ट लुक एट दिस नॉर्मली कि कंज्यूमर यहाँ पे अपने पास गुड y है, यहाँ पे अपन ने गुड x डिपिक्ट कर रखा है, ये mu x, ये mu y, ये mu y का कर्व है, ये mu x का ग्राफ है। ओके, सो कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तब हिट करेगा जब ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब कि जब कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ गुड x और 6 यूनिट्स ऑफ गुड y कंज्यूम करेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये जो ग्राफ है ये स्टेबल से जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, सो कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम हिट करेगा एट पॉइंट Q, जहां पे दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जब कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ गुड x और 6 यूनिट्स ऑफ गुड y कंज्यूम कर रहा है, उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा। गोइंग नेक्स्ट, नाउ लेट्स लुक इनटू सम ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन दिस ग्राफ। So the first observation over here is that the consumer consumes 4 units of good x and 6 units of good y. Consumer consume कर रहा है 4 units of good x and 6 units of good y. Okay, mu x that is based on the fourth unit, that should be equal to mu y. Okay, so equilibrium is struck when mu x is equal to mu y. Equilibrium consumer तब hit करेगा जब mu x that is marginal utility derived from good x would be equal to marginal utility derived from good y. Okay, तो जब कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x कंज्यूम कर रहा है, उससे जो उसको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, जो उसको डिराइव हो रही है, वो इक्वल होगी जब कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड y कंज्यूम कर रहा है, उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका मतलब कि जब दोनों कमोडिटीज का एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम होगा, उस सिचुएशन में कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम हिट करेगा। ओके, सो इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन mu x is equals to mu y. It occurs at point Q where mu x and mu y lines intersect with each other. वो कौन से पॉइंट पे हो रहा है? इट इज अकरिंग एट पॉइंट Q, जहां पे दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। Summing the two commodities case, we can state that the consumer strikes his equilibrium when he is in the state of equi-marginal utility. अगर अपन दोनों कमोडिटीज के केस को अगर अपन सम अप करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तब हिट करता है जब उसको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है गुड के कंजम्पशन से, एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से, जब वो दोनों सेटिस्फैक्शन दोनों गुड का सेम होता है, उस सिचुएशन में कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम हिट करता है। ओके, सो जब वो एक और यूनिट कंज्यूम कर रहा है गुड एक्स की, उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जब वो सेटिस्फैक्शन सेम होगा उस सेटिस्फैक्शन से जो उसको मिल रहा है जब वो एक और यूनिट कंज्यूम कर रहा है गुड वाई की। Okay, so law of equi-marginal utility states that the consumer strikes his equilibrium when the last rupee spent by him gives him equal marginal utility. Law of equi-marginal utility state करता है कि कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम तब हिट करता है जब वो लास्ट रुपी स्पेंड करता है, जो लास्ट रुपी वो स्पेंड करता है उससे उसको इक्वल मार्जिनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उससे उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, वेदर ही स्पेंड्स इट ऑन गुड एक्स और गुड y. वो उसको चाहे गुड x पे स्पेंड करे या गुड y पे स्पेंड करे, लेकिन जो उसको एडिशनल उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेम होना चाहिए। ओके, सो
With this, we come to the end of chapter 3, that is consumers equilibrium utility analysis. In the next lecture, we are going to begin with chapter 4, that is consumer equilibrium indifference curve analysis. Okay, so if you guys found this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe. And if you guys have still have any doubt, then please drop it down in the comment section. Thank you and see you in the next lecture.